ये तो हाँ स्टार्ट ही हो रहा है अभी तक। तो सोचो कोई बात नहीं छोड़ो। राज्य विधानमंडल में कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर इन तीनों से मिलकर बना होता है ना। ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद भी है, मतलब काउंसिल भी है? बताइए, मैं बताया था 3 राज्य, 6 थे लेकिन अब 7 हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब तोड़ के 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और दूसरा भाग कौन सा है? लद्दाख। तो लद्दाख जो स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी बना उसके पास कभी ऑन ही नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, सुन लो इधर। तो आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर जब राज्य बना तो उसके पास अपनी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन लद्दाख के पास ना अपनी विधानसभा है ना अपनी विधान परिषद है, वो प्योर यूनियन टेरिटरी। ठीक है लद्दाख। अच्छा, जम्मू कश्मीर का गवर्नर कौन है जरा बताइए मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? बिना गूगल किए, जब तुरंत पूछूंगा तुरंत गूगल करोगे तो क्या मतलब है? गूगल घर में करना होता है या जाने के बाद करना होता है? वो बोल रही है इसका गूगल है, तुम्हारा असिस्टेंट बोल रहा है बेटा, ठीक है गूगल असिस्टेंट जो है तो बोल रही है। मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा आपके यूपी से ही है, ठीक है उत्तर प्रदेश से ही है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ये जान लो। योगी आदित्यनाथ की जगह पे मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा ही बनने वाले थे, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए कि वो चुनाव हार गए। ठीक है, और जब वो चुनाव हार गए तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनको बना दिया गया राज्यपाल। बहुत ही कद्दावर और बहुत ही मजबूत नेता हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन अब कई सालों से, पिछले 10 सालों से लगभग वहां के गवर्नर हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको लिखाया भी था, 98% तो हुआ है अभी, कुछ लिखाया भी था। राज्यपाल की शक्तियां लिखा दिया था कि विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां आप जानते हो करता क्या है राज्यपाल? जब दोनों सदनों से कोई कानून पास होकर जाता है उस पर साइन करता है, जैसे राष्ट्रपति करता था। और जब साइन कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो कानून बन जाएगा। ठीक है, और क्या करता है? राज्य में बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य में बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को शपथ दिलाता है ना। मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसके कहने पे? मुख्यमंत्री के कहने पे। मुख्यमंत्री की खुद की नियुक्ति करता है। ये सारे काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो अब आपने देखा कि राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है? चुनावी नहीं होता, कैसे होता है? अपॉइंटमेंट होता है। सीधे केंद्र सरकार राष्ट्रपति से जिसका नाम रिकमेंड कर देती है उसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर के रूप। बात समझ में आ रही? और क्या को बताया था कुछ? हाँ, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करता है ना। ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी। अब देखो, न्यायिक शक्ति उसके पास भी है, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है? जैसे आपने अभी देखा, बहुत देर बाद तो ही खुला है ना, और ये है अभी पीसी में। कहीं नोट्स दिख रहा है? कोई बात नहीं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? आपने पढ़ लिया है राज्यपाल के बारे में, ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? आप ध्यान रखना, विधानमंडल। विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? कौन कौन सा? बोलो जल्दी। विधानसभा,
विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में हमने जान लिया। इसकी न्यायिक शक्तियां सुन लेते हैं। जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान मतलब मान लो किसी को मृत्युदंड मिल गया, ठीक है, किसी को आजीवन कारावास की सजा मिल गई, तो इसको क्षमा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्यपाल भी कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां भी लिख लो। लेकिन राज्यपाल ध्यान रखना कि सिर्फ सजा को कम कर सकता है, ठीक है, और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। और मिलिट्री के द्वारा जो दी गई सजा होती है, जैसे कोर्ट मार्शल का नाम सुना है ना? कोर्ट मार्शल कहते हो ना कि इनको कोर्ट मार्शल हो गया, तो कोर्ट मार्शल मीन्स मिलिट्री की कोर्ट ने सजा दे दिया। मिलिट्री का अपना कोर्ट होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति सबको माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ना मृत्युदंड को माफ कर सकता है, ना मिलिट्री के द्वारा दिए गए जो कोर्ट होती है उसकी द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, तो लिख लो न्यायिक शक्तियां राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान ही है, परंतु न्यायिक शक्तियां राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान ही है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्युदंड को यहां लिखो कि मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, माफ नहीं कर सकता। यह केवल सजा को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? सजा को कम कर सकता है। ठीक है, सजा को कम कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, अब आप लिखिए, देखो राज्यपाल का कुछ विशेष पावर भी है, ठीक है ना, वही उसको ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। लिख लो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां। स्वविवेकी मतलब जिसमें कानून में लिखा नहीं गया है, बस उसको अपना विवेक चलाना पड़ेगा। स्वविवेकी शक्तियां। स्वविवेकी शक्तियां लिख लिया? लिखिए इसमें स्वविवेकी में। अब देखो कुछ पावर है ना जो उसके अपने विवेक पे छोड़ दी गई है, मतलब उसके अपने समझ पे, कि जब ऐसी कंडीशंस निर्मित हो जाएंगी तो आपको खुद को डिसीजन लेना है। ठीक है, तो जैसे नंबर 1 लिखिए, मुख्यमंत्री चुनना और मुख्यमंत्री को हटाना। मुख्यमंत्री चुनना और मुख्यमंत्री को हटाना। ठीक है, सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहना। सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहना। बहुमत साबित करने के लिए कहना। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, अभी अगर वो चाहें तो सरकार को कह सकती हैं, योगी जी की सरकार को, कि आप अपना बहुमत साबित करिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वोटिंग करनी पड़ेगी, सदन में वोटिंग होगी। जैसे आज आप देखोगे संसद में, आज आप सब लोग संसद का सेशन जरूर देखना। ठीक है, आज एक बड़े ही मुद्दे पे चर्चा होने वाली है, उसका नाम है SIR। सर पे चर्चा होने वाली है। आप कौन से सर? मुझ पे नहीं, ठीक, कौन से सर? सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन। सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन मतलब इसका मतलब क्या है?
यस, स्पेशल इंटेंसिव, सिस्टमेटिक में कर रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वोटर लिस्ट है हमारी, ठीक है, पूरे देश में आप जानते हो कि वोटर लिस्ट होती है, उसमें से कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का नाम कई जगह ऐड हो जाता है ना। वो रह रहे हैं मान लो सोनभद्र में, उनका नाम दिल्ली में भी ऐड है, उनका नाम और कई जगह ऐड है। तो सरकार ऐसे सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन करके इस चीजों को ठीक करना चाहती है। कई लोग मान लो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम अभी भी चलता जा रहा है, तो उनको हटाना चाहती है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम, तो और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार इससे वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस मुद्दे पे आज सदन में क्या होगी? चर्चा होगी। और सदन में चर्चा होती तो आप जानते हो बड़ा गर्मा गर्म माहौल होता है ना, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से हु हल्लड़ खूब होता है। देखा है कभी पार्लियामेंट? देखा करो, खूब सारे नारेबाजी होती है, खूब सारा हल्ला होता है, लोग कई बार बेल में आ जाते हैं, मतलब बात बीच में आ जाते हैं। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है। अब आप जान लो कि लोकतंत्र में बड़ी समस्या हो गई है कि संसद चल नहीं पा रही, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, ठीक है। पहले होता था कि एक साल में कम से कम 100 से 150 दिन पार्लियामेंट बैठती थी। आज कितने दिन बैठती है? सिर्फ 55 दिन, सिर्फ 55 दिन एक साल में। और एक साल में कितना दिन होता है? तो जनता ने चुन के भेजा उनको किस लिए? काम करने के लिए। वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ 55 दिन काम कर रहे हैं। और एक दिन के सदन चलने का खर्चा समझ लो 2 करोड़ रुपए आता है। 2 करोड़ एक दिन अगर पार्लियामेंट चली है तो। यस, समझ रहे हो? तो ये जनता के पैसों का, जनता के टैक्स पेयर्स का मनी का दुरुपयोग है ना। जैसे कोई कर्मचारी हो, काम करने, वो नौकरी कर रहा है कहीं पे, वो काम ना करे और पैसा लेता जाए, तो ये क्या सही बात है? और पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तो पूरा देश चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो गए हैं काम ही नहीं कर रहे हैं, तो देश कैसे चल रहा है? तो इसीलिए अब ये बात अब आम जनता को पता ही नहीं है। आम जनता लग रहा है कि एक बार चुन के भेज दिए, हो गया, जो मन करे काम करे। काम उसके बाद जनता का और बढ़ जाता है कि उन पे नजर रखे कि इसको चुन के भेजा हूं, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ अय्यासी कर रहा है जाके उधर दिल्ली में या लखनऊ में। विधायक चुन के आपने भेजा यहां से, सांसद चुन के, और दिल्ली में क्या कर रहा है वो, लखनऊ में? कौन नजर रखेगा? जनता नजर रखेगी। और जनता कैसे नजर रखेगी? जनता तो खुद इतनी दीनहीन है? अपने ही नजर नहीं रख पा रही है अपने ऊपर तो दूसरे के ऊपर कैसे? वो तो पावरफुल व्यक्ति है। इसलिए लोकतंत्र सही से काम नहीं कर पाता किसी गरीब, अशिक्षित, पिछड़े देशों में। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे थिंकर्स ने, बड़े बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट ने, कि लोकतंत्र वहां उस समाज के लिए है जो समाज परिपक्व हो, जो समाज मजबूत हो, जो समाज शिक्षित हो। जैसे यूरोपियन समाज है, अमेरिकन सोसाइटी है, समझ रहे हो? वहां इतना वीआईपी कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज में वीआईपी कल्चर है। एक छोटा सा भी सेलिब्रिटी अगर हो गया, वो चलने नहीं पाता रोड पे, लोग उसके पीछे इतना भागते हैं, परेशान हो जाता है। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंडिया छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे अभी देखोगे तो आप लोगों का सबका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, वो इंडिया छोड़ दिए। वो इंडिया में सिर्फ खेलने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, और आते कहाँ हैं? लंदन में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया में पैसे बना लिए, पैसे कमा लिए, वो इंडिया में रहना नहीं चाहते। पहली बात तो हवा इतनी गंदी है, समझ रहे हो? इतनी गंदी पॉल्यूशन है यहाँ पे कि 100 मतलब 400-500 AQI रहता है हमेशा। और जो यूनाइटेड नेशंस के नॉर्म्स है कि 50 से ज्यादा अगर हो गया तो समझ लो खतरा है आपके लिए। अभी आप यहाँ का AQI चेक करो कितना है, अनपरा का 200 के पास होगा, समझ रहे हो? मैं तो डेली देखता रहता हूँ। आज कुछ ठीक हो सकता है क्योंकि थोड़ा इन्वायरमेंट खुला हुआ है, वरना जिस दिन कोहरा हो रहता है, देखो तो हवा में सांस लेना इतना जहरीला है। आप 10 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर डेली ले रहे हो। सिगरेट आप नहीं पीते, लेकिन फिर भी आप पी रहे हो। तभी ना आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कुछ कोई नशा नहीं करते थे, फिर भी बीमार हो गए एकाएक और मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि हवा ही पोल्यूटेड है, पानी ही पोल्यूटेड है, खाना ही पोल्यूटेड है। जितनी ज्यादा मिलावटखोरी यहाँ पे है मैंने कहीं नहीं देखी। कोई भी सामान आप लेने जाओगे प्योर है ही नहीं। किसी भी दुकान में आप जाओगे प्योर है ही नहीं, सब मिलावटी वाला सामान बिक रहा है। हाँ, हर चीज। तो सरकार क्या कर रही है? ये सरकार का काम है।
ये सरकार की जिम्मे, आपने सरकार इसीलिए चुना है कि आपके खाने पीने की व्यवस्था एक सही से हो जाए। फ्री में नहीं कर रहे, लेकिन जो पैसा दे के भी ले रहे हो तो भी तो सही स्वच्छ मिले। सबसे ज्यादा मिलावटखोरी वाले देशों में इंडिया का नाम आता है, ये जान लो। अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले हम लोग मसाले का बहुत निर्यात करते हैं, है ना, इंडिया फेमस है मसालों के लिए। अमेरिका और यूरोप ने भारतीयों का मसाला खरीदने से मना कर दिया। क्यों? बोला कि मसाले में कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ऐसे सब्सटेंस मिला दिए हैं जिससे लोगों को कैंसर हो जाए। हम लोग मैंगो का बहुत निर्यात करते हैं, नाम सुना अल्फांसो मैंगो का, बहुत सारे मैंगो, हमारे यहाँ आम बहुत पैदा होता है देश में, और बहुत सारा हम भेजते हैं, विदेश में बेचते हैं। उन लोगों ने लेने से मना कर दिया, कई सारी शिप्स वापस करवा दी। क्यों? बोला कि इसमें ऐसे केमिकल्स मिलाए गए हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो नुकसान हुआ ना किसानों का हमारे। और मिलावटखोरी तो आप होती है, आप जानते हो, यहाँ खूब जम के होती है, हर चीज में मिलावटखोरी है। तो इस वजह से यहां आपके हेल्थ की वैल्यू नहीं है। तो जिसके पास रिसोर्सेस हो गया तो क्यों रहेगा भाई, जहां आपके हेल्थ की वैल्यू ही नहीं है वो बाहर चले जाएंगे। इसीलिए आज भी क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन ड्रेन। आपने दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत पढ़ा था? उन्होंने किस ड्रेन की बात की थी? वेल्थ ड्रेन की। ड्रेन थ्योरी दिया था दादा भाई नौरोजी का नाम भूल गए क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि याद है तुम लोगों को। याद है? कौन सी बुक लिखी थी जरा बताइए, जिसमें उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की थी। बोला था कि 20 रुपया है भारतीयों की इनकम। तो पहले तो अंग्रेज यहां से पैसा लूट के ले जा रहे थे, अब दिमाग लूट के ले जा रहे हैं। उसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। कि जो वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं वो कहां चले जा रहे हैं? यूरोप या अमेरिका शिफ्ट हो जा रहे हैं। अमेरिका इतनी ग्रोथ कैसे कर पा रहा है? आपको क्या लगता है? अमेरिका अपने दम पे कर ले रहा है? नहीं, आपके दम पे कर रहा है। जितने सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सबके सीईओ आप देखोगे कौन है? इंडियंस। मैं अगर आपसे पूछूं कि गूगल का सीईओ कौन, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन, फेसबुक का सीईओ कौन, यूट्यूब का सीईओ कौन? सब इंडियंस हैं, सब इंडियंस हैं। और इंडिया का कुछ नहीं है। इंडिया का आज तक अपना कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं बना पाए सही से जिसको लोग यूज कर लें। सब आप जो ये टूल्स यूज कर रहे हो सब अमेरिकन हैं, सारे ऐप सारे सॉफ्टवेयर किसके हैं? अमेरिका के। और बना कौन रहा है? इंडियंस। वहां जाके उनके लिए। यहां क्यों नहीं बनाते? और सबसे बड़ी ऑडियंस भी, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया ही है। यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, गूगल पे सबसे ज्यादा लोग इंडियंस हैं जो यूज करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया और चाइना दो ही बड़ी आबादी वाले देश हैं। चाइना ये कुछ यूज नहीं करता, चाइना का खुद का हर चीज अपना है। चाइना का हर चीज अपना है, यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, हर चीज, वो कुछ नहीं यूज करता इनका, अमेरिकन का। और हम लोग जीपीएस तक उसी का यूज करते हैं, समझ रहे हो? यहां से आपको अपने घर जाना है तो रास्ता कौन दिखा रहा है? अमेरिका में बैठा सिस्टम दिखा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी जीपीएस आपको भटकाता है। बनारस में अगर आप चले गए जीपीएस लगा के तो फिर आप जहां जा रहे हो पहुंच नहीं पाओगे। वो आपको इस गली से इस गली से उस गली से घुमाता रह जाएगा। जीपीएस भी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में तो उसको जानकारी है नहीं ना। भारत का भी एक सिस्टम है नाविक, लेकिन उसको कोई यूज ही नहीं करता क्योंकि वो इतना इफिशियंट नहीं है। जीपीएस आपके लिए आसान है, आपके फोन में इनबिल्ट रहता है वो। जैसे सरकार ने एक अभी आज ही के डिसीजन में है संचार साथी ऐप, नाम सुना इसका? एक ऐप है संचार साथी ऐप। सरकार ने सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये बोला कि अब से भारतीयों के फोन में ये फोन होना ही चाहिए और ये डिलीट ना होने पाए। जैसे कुछ ऐप्स हैं आपके फोन में जो डिलीट नहीं होते, सिस्टम में ही है वो। ऐसे ही सरकार ने डिसीजन दिया है कि संचार साथी ऐप को भारतीयों के फोन में इनबिल्ट कर दो, ये डिलीट ना कर पाए। तो इससे बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारी स्कीम्स का फायदा इनको होता रहेगा। जैसे आपके नाम से कितनी सिम अलॉट है कैसे जानोगे आप? संचार साथी ऐप के माध्यम से। आपके फोन में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कहीं वायरस का अटैक तो नहीं है, कहीं आपका फोन हैक तो नहीं है, कैसे पता चलेगा? संचार साथी ऐप के माध्यम से, समझ रहे हो? तो हम लोग अभी कंज्यूमर हैं पूरी दुनिया के लिए। सब लोग पूरी दुनिया में आके हमको अपना सामान बेचना चाहते हैं और हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और गरीबी भी बहुत है,
गरीबी है कि नहीं है? वोट भी अपना बेच देते हैं 10,000 रुपए में। अगर हालांकि दूसरे देशों के लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते चुनाव में, अगर खड़े हो जाए ना, मान लो अमेरिका का कोई आदमी खड़ा हो जाए या चाइना का, और वो कह दे कि मुझे वोट दो सब लोग, मैं एक एक आईफोन दूंगा सबको, सारा देश वहां की सरकार बना देगा यहाँ पे, इतना गरीब है। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रभक्ति पीछे है। सबसे पहले क्या है हमारी? कंज्यूमर भक्ति, है ना, उपभोक्तावादी संस्कृति। हमको मिलना चाहिए भाई, कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो ये तो संविधान निर्माताओं को पता था, तो उन्होंने लिख दिया कि ही शुड बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और ऐसा विदेशी सरकारें बहुत सारा कर भी रही हैं। वो डायरेक्ट नहीं लड़ पाती तो पैसा लगाती हैं पार्टियों पे कि हमारे मन का यहाँ पे कोई विधायक बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, ताकि मैं जो चाहूं करवा सकूं। समझ रहे हो? दुनिया में जो बड़े पावर है ना, वो अलग अलग देशों में अपनी सरकारें बनवाते हैं। भारत भी ऐसा करता है, समझ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले तक बांग्लादेश की सरकार हटा दी गई। शेख हसीना को नाम सुना ना? शेख हसीना को भी फांसी भी दे दी वहां की सरकार ने, मतलब सजा सुनाई है, दी नहीं पाएगी क्योंकि वो इंडिया में रह रही हैं। तो अब ऐसा माना जाता था कि शेख हसीना की सरकार को भारत सरकार समर्थन करती है, इसलिए जो दूसरे चाइना जो चाहता था कि इसकी सरकार को हटा दे, क्योंकि यहाँ तो भारत की सुनाई चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, हटवा दिया उसने। अमेरिका भी यही चाहता था कि इनको भी हटा दे, तो उन दोनों ने मिलकर, अमेरिका चाइना मिलकर उनकी सरकार हटा दी। और वो तो अच्छा हुआ कि भाग आई इंडिया में, वरना भीड़ हत्या हो जाती, उनको मॉब लंचिंग। शेख हसीना के सारे परिवार की हत्या हो चुकी है, सारे परिवार की, कोई नहीं बचा था। सिर्फ 2 बहनें थी, वही बची थी। और वो क्यों बच गई थी? क्योंकि वो पढ़ रही थी उस टाइम पे अमेरिका में, वरना उनके माता पिता भाई सबको मार दिया गया था। लेकिन जब वो पढ़ के आती हैं बांग्लादेश में, तो प्रेसिडेंट ही बनती हैं वहां की, समझ रहे हो? चुनाव लड़ती हैं और वहां की राष्ट्रपति बन जाती है, और बहुत दिनों तक 20-25 साल वहां की प्रेसिडेंट ही रही। वहां 2 महिलाओं का शासन रहा है, समझ लो। ऐसा पहला देश होता है, कोई देश ऐसा, मतलब बहुत रेयर होता है कि जहां पक्ष में भी विपक्ष में भी 2 मजबूत महिला के चेहरे हैं। ज्यादातर आप देशों में देखोगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की दौड़ में कौन होते हैं? पुरुष। भारत में भी है, ठीक है। अगर मान लो विपक्ष की पार्टी जीती है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उस पुरुष का नाम, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन? विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। अब इस तरफ से नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा कोई महिला चेहरा तो नहीं दिखता ना। लेकिन बांग्लादेश ऐसा है जहां पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से मैं कहूंगा कि पक्ष में विपक्ष में भी 2 महिलाएं थी। एक तो शेख हसीना और दूसरी थी खालिदा जिया। दूसरी कौन थी? खालिदा जिया। तो वो एक तरह से सोचो, देश है इस्लामिक, जहां इस्लामिक सोसाइटी में आप जानते हो महिलाओं को और ज्यादा राइट्स नहीं होते। लेकिन बांग्लादेश ऐसा देश, इस्लामिक कंट्री होते हुए भी शीर्ष नेतृत्व में 2 महिलाएं हैं। लेकिन अब दोनों वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि खालिदा जिया बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा मरने वाली हैं, और शेख हसीना इंडिया में ही रह रही हैं, उनको भी मौत की सजा सुना दी गई। तो अब कौन है वहां का हेड ऑफ द स्टेट? बताइए, बांग्लादेश का हेड